मैंने कल तुम लोगों को बताया था, ये बताया था कि कोई भी पर्सन हो, वो एक्स पर्सन हो, वाई पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, उस पर्सन के अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल जाता है या फिर उस पर्सन के अंदर अगर कोई पैथोजन एंटर करता है, तो पैथोजन एक्स पर्सन के अंदर एंट्री करने के बाद क्या करता है, एंटीजन रिलीज करता है। एंटीजन रिलीज करता है और हार्म करने की कोशिश करता है उसकी बॉडी को, या फिर उसके बॉडी को हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है। ये नॉर्मल क्राइटेरिया होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। ये एक्स पर्सन, मैंने यहाँ पर्सन लिखा तो ह्यूमन है, ह्यूमन के बदले वहां प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपन इंसानों का देख रहे हैं। मैंने क्या बोला कि अगर पैथोजन, ध्यान से सुनते जाना, अगर पैथोजन इंसान की बॉडी के अंदर गया, मैं मान लो कल गया था कहीं घूमने गया था, मैं बहुत बेकार जगह घूमने गया था, वहां सब नाली वाली थी, कचरा था, सब बेकार सी जगह थी, और वहीं पे गुपचुप का स्टॉल लगा हुआ था। मैं गया वहां से गुपचुप खा लिया, क्योंकि वो जो एरिया था वो बराबर एरिया नहीं था, एक कंटामिनेटेड एरिया था, मतलब बहुत गंदा एरिया था, बेकार जगह थी। तो वहां पे वो जो गुपचुप बेच रहा था, क्या पॉसिबिलिटी है कि उसकी गुपचुप अच्छी होगी, तो उसकी गुपचुप भी खराब निकली। वो खराब गुपचुप खाने के कारण, मैंने जब वो गुपचुप खाई तो उसके कारण कुछ पैथोजेंस मेरे बॉडी के अंदर चले गए। वो खाने के कारण, वो कंटेमिनेटेड फूड खाने के कारण कुछ पैथोजेंस मेरे बॉडी के अंदर चले गए। अब जब पैथोजन मेरे बॉडी के अंदर आ गए तो वो पैथोजन ने फटाफट मैंने खाई। चलो अब भी खाया मैंने गुपचुप, तो अभी तो मस्त लग रहा है, मस्त, उसका टेस्ट वेस्ट सब अच्छा लगा मेरे को। यहां से पहुंचा मैं घर, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हुए, 5 घंटे हुए। 5 घंटे बाद मेरा पेट दुखने लगा। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने वो खाया तो उसके अंदर थे पैथोजेंस, वो पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर हुए, और बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद उन लोगों ने क्या रिलीज करना चालू किया, एंटीजन रिलीज करना चालू किया। अब सभी पर्सन के पास पता है क्या होता है, सभी पर्सन के पास इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी अपना क्या करती है, तो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है, फॉरेन पार्टिकल से, पैथोजन से, एंटीजन से अपने बॉडी को बचा के रखती है। तो क्या हुआ, उस पर्सन की इम्यूनिटी ने क्या रिलीज किया, उस पर्सन की इम्यूनिटी ने रिलीज किया एंटीबॉडी। और क्योंकि ये जो एक्स पर्सन था, इसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, तो इस पर्सन ने अच्छे मात्रा में या सही मात्रा में एंटीबॉडी रिलीज किया, और ये एंटीबॉडी ने इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या हुआ, वो पर्सन गया एक दिन गुपचुप खाने, उसने खाया, थोड़ा बहुत पेट दुखा, बट उसकी इम्यूनिटी अच्छी थी, बॉडी में सही तरीके से एंटीबॉडी रिलीज हुआ और उसका एंटीजन खत्म हो गया, तो वो नॉर्मल ठीक हो गया। उसको ना डॉक्टर के पास जाना पड़ा या कहीं जाना पड़ा। ये हो गया पहला केस, ये हो गया फर्स्ट केस। अपन लोग टॉपिक पढ़ रहे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अपन लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये पढ़ रहे अपन, ध्यान देना। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट केस। सेकंड केस बताता हूं मैं, सेकंड केस ध्यान से सुनना। अब मान लो एक ऐसा पर्सन गया जिसकी इम्यूनिटी खराब है, एक ऐसा पर्सन गया जिसकी इम्यूनिटी खराब है, इम्यूनिटी खराब है, फिर वो वाला पर्सन गया, उसने खा लिया गुपचुप, खाने के कारण पैथोजन चले गए उसके बॉडी के अंदर, पैथोजन ने एंटीजन रिलीज किया। अब क्या होगा, अब मैं बताता हूँ। इस कंडीशन में वो जो पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी खराब है, उसकी बॉडी क्या करेगी, उसकी बॉडी भी एंटीबॉडी बनाएगी, उसकी बॉडी भी क्या करेगी, उसकी बॉडी भी एंटीबॉडी बनाएगी। बट ये एंटीबॉडी सफिशिएंट नहीं होंगे इस एंटीजन से लड़ने के लिए, और क्योंकि ये एंटीबॉडी सफिशिएंट नहीं होंगे एंटीजन से लड़ने के लिए, तो उसका कंटिन्यूअस पेट दुखेगा, एक दिन दुख सकता है, 2 दिन दुख सकता है, बुखार आ सकता है। तो क्या होगा, अब वो जाएगा डॉक्टर के पास, और डॉक्टर क्या करेंगे, तो उसको टेबलेट्स देगा, पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज देंगे और उसको दे देंगे, लो खाओ तुम और ठीक हो, ऐसा करके होता है। तो ये हो गया सेकंड केस। अब ये तो 2 मैंने नॉर्मल केसेस बताए, और ये केसेस क्या समझा रहे हैं, ये केसेस, दोनों केसेस पढ़ने से अपने को क्या पता चला है, तो ये दोनों केसेस पढ़ने के बाद मेरे को सिंपल एक चीज क्लियर हुई है। क्या चीज क्लियर हुई है, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो चीज क्लियर कर रहा हूं। ये दोनों केसेस पढ़ के मेरे को एक चीज क्लियर हुई है। वो क्या चीज क्लियर है, वो चीज ये है कि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी एंटीजन मेरे बॉडी के अंदर चले जाता है, या कोई भी पैथोजन या फिर कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट मेरे बॉडी के अंदर चले आता है, तो मेरी बॉडी, मेरी इम्यूनिटी क्या करेंगी, मेरी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। बट इसको बनाने में टाइम भी लग सकता है या फिर जल्दी भी बन सकती है, ऐसा हो सकता है। चलो अब अपन ने ये 2 केस देख लिया, अब तीसरा केस बता रहा हूं, ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना तुम लोग। तो थर्ड केस है कि मान लो एक एक्स पर्सन था, एक एक्स पर्सन था, इस एक्स पर्सन को क्या हुआ, इस एक्स पर्सन को सांप ने काट दिया, इस एक्स पर्सन को सांप ने काट दिया। अब जैसे ही सांप ने इसको काटा तो सांप का जो वेनम था, वेनम मतलब जहर,
इस सांप में क्या था, इस सांप में था वेनम, मतलब इस सांप का जो जहर था ये किसके अंदर चले गया, एक्स पर्सन के अंदर चले गया। देखो 100% क्या होगा, वो पूरी कहानी बताता हूं। जैसे ही सांप काटेगा इस एक्स पर्सन को, इस एक्स पर्सन के अंदर सांप का जहर चल जाएगा, सांप का जहर चले गया। अब वो जो जहर गया है वो एक तरीके का क्या हो जाएगा, वो एक तरीके का एंटीजन हो जाएगा, जस्ट बिकॉज जहर या वेनम भी एक तरीके का स्पेशल प्रोटीन होता है। तो अब ये एंटीजन चलेगा एक्स पर्सन के अंदर। अब ये एक्स पर्सन की बॉडी क्या करेगी, तो धीरे 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 जब पता चलेगा बॉडी को जब पता चलेगा, मतलब जब कुछ रिएक्शंस होंगे बॉडी में। और बता दूं तुमको एक चीज बता देता हूं, ये जो वेनम है ये वेनम न्यूरोटॉक्सिन होता है। ये वेनम जो होता है ये न्यूरोटॉक्सिन होता है और हीमोलाइटिक होता है। मतलब ये जो वेनम है ये फटाफट क्या करेगा, जैसे ये किसी सांप ने मेरे को काटा तो ये वेनम जैसे मेरे बॉडी में फैलेगा तो फैलते वक्त पता है क्या होगा, इसका जो जहर है ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक मतलब ये फटाफट मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा। और जब ये मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करना चालू कर देगा, उसके साथ साथ ये क्या करेगा, मेरे ब्लड के आरबीसी को रप्चर करना चालू कर देगा। तो इस तरीके से इसने डिस्ट्रॉय करना चालू कर दिया। इसके रिस्पॉन्स में मेरी बॉडी धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगी। बट वो जो एंटीबॉडी है वो सही मात्रा में नहीं बन पाएंगे या सही टाइम पे नहीं बन पाएंगे। और जब तक कि मेरी बॉडी एंटीबॉडी बनाएंगी तब तक कि ये जहर मेरे बॉडी में पूरी तरीके से फैल चुका होगा। तो इस समय पे क्या होना जरूरी है, इस समय पे ये होना जरूरी है। देखो अब नॉर्मल अपने को क्या होता है, अब अपन कहानी पे आते हैं। कहानी है कि नॉर्मल सांप ने काटा मेरे को, किसी ने भी, कोई भी पर्सन को सांप ने काट दिया। अब सांप ने काटा है तो अपन क्या करते हैं, तो मैक्सिमम अब अपन लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं, अपन लोग चल जाते सीधे, सांप ने काटा तो पकड़ते उसको, जिस भी पर्सन को काटा है उसको पहुंचा देते डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करता है, तो डॉक्टर फटाकने से एक एंटीबॉडी लेता है या फिर एक एंटी वेनम का इंजेक्शन लेता है, फटाकने से उस पर्सन को लगा देता है और वो पर्सन बच गया। अब बात आती है कि इस डॉक्टर के पास ये एंटी वेनम जिसे अपन एक तरीके का एंटीबॉडी बोलते हैं, ये एंटीबॉडी कहां से आया, ये बात आती है ना। अब एक ही चीज दिमाग में चलेगा अपने, क्या चीज चलेगा कि देखो डॉक्टर के पास गए, नहीं तो पता है कई बार ऐसा होता है, सही में बता रहा हूं, अगर सांप ने काट दिया, अगर डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट नहीं करवाया, अपन नॉर्मल ऐसे ही है। और कई बार ऐसा होता है लोग बाग घूमते रहते खेत में घूमते तो काटा गड़ा सोच के वो लोग सांप ने काटा तो उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते। और पता चल रहा है कि उनको पता चला कि ये सांप ने नहीं काटा गड़ा नहीं है, ये सांप ने काटा है। तो फिर पता है क्या होगा, फिर ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर टाइम ज्यादा हो गया तो वो जो वेनम है, वो जो जहर है वो पूरी बॉडी तक के फैल जाता है। और अगर पूरे बॉडी तक के वेनम फैल गया तो ये मैंने बताया ये न्यूरोटॉक्सिन प्लस एक हीमोलाइटिक सब्सटेंस होता है, मतलब ये ब्लड को रप्चर करना चालू कर देगा और अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करना चालू कर देगा और इसके कारण पर्सन की डेथ हो सकती है। तो पहले तो पता करना बहुत जरूरी है। सांप ने काटा तो फटाकने से पता करो, हाँ मेरे को सांप ने काटा है, पहुंचो डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर तुमको एंटीबॉडी या एंटी वेनम देगा। चलो अब बात आती है, सबसे पहली चीज दिमाग में आ जाती है अपने, क्या चीज दिमाग में आती है कि यार ये डॉक्टर के पास एंटी वेनम या एंटीबॉडी आया कहां से, डॉक्टर के पास ये एंटी वेनम या एंटीबॉडी का इंजेक्शन आया कहां से, उसने कैसे लगा दिया, अरे वो एंटी वेनम कहां से आया। तो अब उसकी कहानी बताता हूं, वो आया है बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से, अपन वही पढ़ने वाले। वो कहां से आया, तो वो आया बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। अब कैसे, तो अपन समझते हैं। अब देखो ये लोग क्या करते हैं, पर्पसफुली क्या करते हैं, घोड़ा ले लेते हैं, हॉर्स ले लेते हैं, इस हॉर्स में पर्पसफुली ये लोग डाल देते हैं वेनम। वेनम क्या है, तो वेनम एक तरीके का एंटीजन है। इन लोगों ने घोड़ा लिया, घोड़े के अंदर वेनम डाला, जानबूझ के पर्पसफुली वेनम डालते हैं। और वेनम डालने के बाद ये क्या है, वेनम एक तरीके का एंटीजन है। इसके अगेंस्ट हॉर्स की इम्यूनिटी क्या करेंगी, इसके अगेंस्ट हॉर्स की इम्यूनिटी क्या करेंगे, हॉर्स के बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। और ये एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस होंगी तो ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले, ये लोग घोड़ा लेते हैं, घोड़े में वेनम डाल देते हैं, वेनम डालने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा देर वेट करते हैं ताकि उसके बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो। और जैसे ही हॉर्स की बॉडी में से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, ये लोग क्या करते हैं, हॉर्स का ब्लड लेते हैं, ब्लड में से सेरम ले लेते हैं और सेरम से वो एंटीबॉडी कलेक्ट कर लेते हैं। सेरम से क्या कर लेते हैं, एंटीबॉडी कलेक्ट कर लेते हैं, उसको भेज देते हैं आइसोलेशन के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए, निकाल के बना लिया उन्होंने इंजेक्शन। वो इंजेक्शन अब देते हैं पेशेंट्स को लोग। अब मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि अपन ने वेनम को डाला हॉर्स में, वेनम एक एंटीजन था, हॉर्स की बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया। फिर अपन ने हॉर्स का क्या लिया, ब्लड लिया, और ब्लड में से अपन ने क्या ले लिया, ब्लड में से मैंने पर्टिकुलरली ले लिया सीरम, ब्लड में से मैंने क्या ले लिया, सीरम, क्योंकि सीरम में मिल जाएंगी मेरे को एंटीबॉडी। अब एक चीज बताता हूं मैं तुम लोगों को, ध्यान से सुनना। मैंने जो घोड़े का सीरम लिया है, जरूरी नहीं है कि इस घोड़े के सीरम में एक ही एंटीबॉडी हो।
मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जरूरी नहीं है इस घोड़े के सीरम में एक ही एंटीबॉडी हो। मान लो घोड़े के अंदर कुछ और इन्फेक्शन हुआ होगा पहले कभी, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। देखो ये एंटीबॉडी तो होंगी क्योंकि मैंने वेनम डाला था तो ये एंटीबॉडी बनेगी। तो चलो मैंने ए एंटीबॉडी मान लिया, इस एंटीबॉडी को बोल दिया मैंने ए एंटीबॉडी। तो घोड़े के अंदर ए एंटीबॉडी तो होंगी, क्यों? क्योंकि मैंने वेनम डाला था, वेनम एक एंटीजन है, तो इसके अगेंस्ट घोड़े के बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया। चलो ये चीज मेरे को क्लियर है, समझ में आया, सारी चीज क्लियर है। बट घोड़े को मान लो अगर पहले से कुछ इन्फेक्शन रहा हो या फिर घोड़े के बॉडी में पहले ही कुछ पैथोजन एंटर हुआ होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि घोड़े के सीरम में पहले से कोई दूसरी एंटीबॉडी हो, पहले से कोई दूसरी एंटीबॉडी हो, और मैं इस दूसरी एंटीबॉडी को एंटीबॉडी बी बोल रहा हूं। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। या फिर एंटीबॉडी एक्स वाई ले लेते हैं, एंटीबॉडी ये भी नहीं, एंटीबॉडी एक्स वाई। चलो तो मैंने क्या बोला, ध्यान देना कि घोड़े के अंदर अपन ने सीरम डाला, वेनम डाला, वेनम एक एंटीजन था, तो घोड़े के बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया। मैंने क्या किया, घोड़े का सीरम ले लिया, सीरम से मेरे को एंटीबॉडी एक्स मिल गया। ठीक है, ये चलो मेरे को ये एंटीबॉडी की जरूरत थी, एंटीबॉडी मिल भी गई। बट अगर घोड़े को कोई इन्फेक्शन रहा, कोई पैथोजन पहले से उसके अंदर घुसा हुआ रहा, तो घोड़े की बॉडी उसके अगेंस्ट भी कोई एंटीबॉडी बनाएंगी, तो घोड़े के अंदर एक और एंटीबॉडी रहेंगी। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना तुम लोग क्या बोल रहा हूं मैं। अब मान लो कि डॉक्टर ने इंजेक्शन लिया, इस इंजेक्शन में दो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एक ये सांप के जहर से लड़ने वाली एंटीबॉडी, और एक ये दूसरी एंटीबॉडी जो घोड़े के बॉडी ने पहले से बना के रखी थी। सुनो कंडीशन सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों एंटीबॉडी इंसान के अंदर अपन इंजेक्ट कर देते, किसके अंदर इंजेक्ट कर देते, इंसान के अंदर। कब करेंगे इंसान को, इस इंसान को मान लो सांप ने काटा, तो मैंने क्या करूंगा, एंटीबॉडी या एंटी वेनम लेके रखा है, ये ले लिया मैंने एंटीबॉडी, तो ये मैंने इंजेक्ट किया। अगर मैंने इंजेक्ट किया एंटीबॉडी और इसके साथ साथ अगर मान लो कोई घोड़े की दूसरी एंटीबॉडी भी इसके अंदर चले जाए, तो क्योंकि ये घोड़े की दूसरी एंटीबॉडी है, तो ये एंटीबॉडी ह्यूमन के लिए क्या हो जाएंगी, ये एंटीबॉडी अब ह्यूमन के लिए हो जाएंगी एंटीजन। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक पर्सन को एंटीबॉडी दे रहा हूं तो सिर्फ वही एंटीबॉडी की जरूरत है उसको जिसकी उसकी बॉडी को जरूरत है। मतलब सांप ने काटा है तो मेरे को उसको एंटी वेनम ही बस देना है, उसके अलावा अगर कोई एंटीबॉडी धोखे से चली गई उसके बॉडी में, इंसान के बॉडी में, अगर मान लो इंसान के बॉडी में ये दूसरे की फोकट फालतू की एक एंटीबॉडी चली गई, तो पता है क्या होगा, ये एंटीबॉडी जैसे इंसान के अंदर जाएंगी तो ये एंटीबॉडी किसकी तरह एक्ट करने लगेंगी, एंटीजन की तरह एक्ट करने लगेंगी। और इसके कारण क्या होगा, तो इसके कारण इस इंसान के बॉडी में रिएक्शंस होंगे इस एंटीजन के अगेंस्ट, ताकि अपनी बॉडी इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर दे। तो अब मैं जो तुम लोग को प्रोसेस बता रहा हूं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल मतलब सिर्फ एक एंटीबॉडी जिसकी मेरे को जरूरत है। मोनोक्लोनल मतलब सिर्फ एक ऐसा एंटीबॉडी जिसकी मेरे को जरूरत है, मैं क्या करूंगा, उसी एंटीबॉडी को लूंगा। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपन डिजायर्ड एंटीबॉडी को अपन लेंगे या पहले से बना बनाया एंटीबॉडी अपन लेंगे ताकि अपन ठीक हो सके। सबसे पहले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाने के लिए सबसे पहले लिया जाता है माइलोमा सेल्स। माइलोमा सेल्स कौन से सेल्स लिया जाता है, यहाँ पे लिया जाता है माइलोमा सेल्स। अब तुम लोग बोलोगे ये माइलोमा सेल्स मतलब क्या होते हैं, तो माइलोमा सेल्स उन सेल्स को बोला जाता है जिनको ऑब्टेन किया जाता है किसी ट्यूमर या कैंसर से। तो मैं लिख सकता हूं these cells are obtained from a tumor or a cancerous cell तो ध्यान दोगे तुम लोग सभी लोग। क्या मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे ये लिखा कि माइलोमा सेल्स क्या है, तो माइलोमा सेल्स ऐसे सेल्स है जिनको अपन ने कहां से ऑब्टेन किया है, ट्यूमर के सेल से ऑब्टेन किया है या कैंसरियस सेल से ऑब्टेन किया है। चलो अब बात आती है क्यों यार अपन ने क्यों माइलोमा सेल्स लिया, तो मेरे को माइलोमा सेल की दो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी। मेरे को माइलोमा सेल की, देखो तुम लोग को याद है, मैंने तुम लोगों को अगर याद होगा तो अपन ने एग्रोबैक्टीरियम टुमिनिफेसेंस को यूज किया था। वो एक पैथोजन था, वो एक खराब बेकार सड़ा सुड़ा पैथोजन था जो प्लांट को क्या करता था, डिसीज कॉज करता था, वो प्लांट में ट्यूमर बनाता था। बट मैंने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से उस पैथोजन को एक वेक्टर बना दिया। मैं बायोटेक्नोलॉजी की मेथड को यूज किया, उस पैथोजन में से टीडीएन हटा दिया, उसमें मेरा पेस्ट रेजिस्टेंट जीन डाल दिया, और वो जो एक पैथोजन था जिसका नाम था एग्रोबैक्टीरियम टुमिनिफेसेंस,
अब वो पैथोजन नहीं है, अब वो क्या बन गया, तो अब मैं बोलूंगा कि वो अब पैथोजन नहीं है, वो अब क्या बन गया है, तो वो अब बन चुका है एक वेक्टर जो क्या करेगा, डिजायर्ड जीन को प्लांट के अंदर एंटर करवाएगा। तो ये देखो मैंने यूज किया था बायोटेक्नोलॉजी का। अब तुम लोग को बताता हूं मैंने माइलोमा सेल क्यों लिया। तो माइलोमा सेल लेने का मेरा दो इंपॉर्टेंट रीजन था। क्या क्या रीजन था मैं बताता हूं। तो माइलोमा सेल लेने का रीजन ये था कि ये जो सेल है ये बहुत फटाफट 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 रैपिड सेल डिवीजन शो करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में लिख दूंगा कि these cells shows रैपिड सेल डिवीजन। ये सेल क्या करते हैं, फटाफट फटाफट सेल डिवीजन करते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट पता है क्या, ये बॉडी के बाहर भी कैपेबल है सेल डिवीजन करने के लिए, अगर एक सही मीडियम प्रोवाइड करे तो अपन लिख सकते हैं इट कैन ऑल्सो डिवाइड आउटसाइड द बॉडी। ये बॉडी के बाहर भी डिवाइड कर सकते हैं अगर सही इनको मीडियम मिला तो मैंने क्या किया, सबसे पहली चीज क्या किया, मैंने एक माइलोमा सेल लिया। माइलोमा सेल इज अ ट्यूमरस सेल और अ कैंसीरियस सेल। क्यों लिया, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अच्छी लगी मेरे को। क्या प्रॉपर्टी अच्छी लगी कि ये रैपिड सेल डिवीजन करते हैं और बॉडी के बाहर भी ये क्या करते हैं, तो बॉडी के बाहर भी ये सेल डिवाइड्स कर पाते हैं। अब मैंने क्या किया, माइलोमा सेल लिया। अब ये माइलोमा सेल लिया और इसके साथ मैंने क्या किया, एक लिम्फोसाइट लिया। इसके साथ मैंने क्या लिया, एक लिम्फोसाइट लिया। लिम्फोसाइट इज अ कंपोनेंट ऑफ योर ब्लड। लिम्फोसाइट CYTE, लिम्फोसाइट लिया। तो मैंने क्या लिया, एक माइलोमा सेल लिया और इसके बाद एक लिम्फोसाइट लिया। अब लिम्फोसाइट लिया मैंने और इस लिम्फोसाइट में मैंने एक पर्टिकुलर, ये जैसे लिम्फोसाइट है तो इस लिम्फोसाइट में मैंने एक पर्टिकुलर क्या डाल दिया, एंटीजन डाल दिया। इस लिम्फोसाइट में मैंने एक पर्टिकुलर एंटीजन डाल दिया। पूरी कहानी ध्यान से सुनना तुम लोग, पूरी कहानी जब खत्म हो जाएगी तुम लोग को प्रोसेस समझ में आ जाएगा मैंने क्या किया। अब मैंने क्या किया, तो मैंने एक माइलोमा सेल लिया जो एक ट्यूमर सेल से या फिर कैंसरियस सेल से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसके साथ साथ मैंने माइलोमा सेल इसीलिए लिया क्योंकि ये रैपिड सेल डिवीजन करते हैं और बॉडी के बाहर भी सेल डिवीजन कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, इसके साथ साथ मैंने अलग से लिम्फोसाइट लिया और इस लिम्फोसाइट में क्या प्रेजेंट है, तो इस लिम्फोसाइट में एक एंटीजन प्रेजेंट है। ये एक ऐसा एंटीजन है जिसके अगेंस्ट मेरे को क्या बनवाना है, एंटीबॉडी बनवाना है। तो चलो मैंने क्या किया, लिम्फोसाइट ले लिया और माइलोमा सेल ले लिया। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, तो इन दोनों को मैंने फ्यूज कर दिया और फ्यूज होने के बाद जो मेरे को सेल मिला है, इन दोनों के फ्यूजन के बाद जो मेरे को प्रोडक्ट मिला है, जो मेरे को सेल मिला है, इसको बोला जाता है हाइब्रिडोमा। इसको बोला जाता है हाइब्रिडोमा, इसको कहा गया है हाइब्रिडोमा। अब अगर मैं बात करूं इस हाइब्रिडोमा की, ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैंने, क्या पहले हाइब्रिडोमा के बारे में बता दूं। अब अगर मैं बात करूं इस हाइब्रिडोमा की, तो अब इस हाइब्रिडोमा के पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। कौन सी प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इट कैन शो रैपिड सेल डिवीजन। रैपिड सेल डिवीजन कर सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या, तो ये सेल बॉडी के बाहर भी, सेल कैन डिवाइड आउटसाइड बॉडी, सेल कैन ऑल्सो डिवाइड आउटसाइड बॉडी, ये बॉडी के बाहर भी डिवाइड कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरी एक प्रॉपर्टी लिम्फोसाइट की भी ऐड हो गई इसमें। क्या लिम्फोसाइट की प्रॉपर्टी हो गई कि इट कैन नाउ प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी। तो चलो ध्यान देंगे सभी लोग, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले क्या किया अपन ने, एक माइलोमा सेल लिया। ये एक ट्यूमर या फिर कैंसर का सेल है। क्यों लिया, क्योंकि रैपिड सेल डिवीजन करता है और बॉडी के बाहर भी सेल डिवीजन कर सकता है। अब ये माइलोमा सेल को मैंने फ्यूज करवा दिया एक लिम्फोसाइट के साथ और इस लिम्फोसाइट में पर्टिकुलर एंटीजन डाल दिया। मैंने एक इंपॉर्टेंट एंटीजन डाल दिया, ऐसा एंटीजन डाला जिससे जो मेरे को एंटीबॉडी बनानी थी। मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को फ्यूज कर दिया, एक प्रोडक्ट बनाया, ये बना मेरा प्रोडक्ट। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट को बोल दिया हाइब्रिडोमा। एंड दिस हाइब्रिडोमा कंटेन्स 3 मेजर प्रॉपर्टीज। क्या मेजर प्रॉपर्टी है कि ये रैपिड सेल डिवीजन कर सकते हैं, बॉडी के बाहर सेल डिवीजन कर सकते हैं और एंटीबॉडी बना सकते हैं। क्यों एंटीबॉडी बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक एंटीजन था। क्योंकि एक एंटीजन था तो उस एंटीजन के अगेंस्ट इन लोगों ने क्या किया, एंटीबॉडी बना ली। तो अब ये मेरा बन गया हाइब्रिडोमा। तो अब क्या होगा, तो ये हाइब्रिडोमा क्या करेगा, आगे चल के फटाफट रैपिड सेल डिवीजन करेगा और सेल डिवीजन करने के बाद ये क्या करेगा, बहुत सारे सेल्स बना लेगा। अब ये जो सेल्स बनेंगे, इन सेल्स को बोला जाता है मोनोक्लोन्स। इन सेल्स को बोला जाता है मोनोक्लोन्स।
और ये जो मोनोक्लोन्स पता है क्यों बोला गया है? क्योंकि ये सिर्फ एक सेल से, इस हाइब्रिडोमा से ये सारे के सारे सेल्स ऑब्टेन हुए हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है मोनोक्लोन्स। क्लोन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बाकी के जो सेल्स दिखेंगे वो एग्जैक्ट इसी सेल की तरह दिखेंगे। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो सेल डिवीजन हुआ है, ये कौन सा सेल डिवीजन हुआ है? माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ। माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ तो क्या होगा? इस सेल की तरह दिखने वाले बाकी के सेल्स बन जाएंगे। देखो, एक सेल 2n है, सेल डिवाइड हुआ और दो सेल बन गए 2n। मतलब कौन सा सेल डिवीजन हुआ? माइटोसिस सेल डिवीजन। मैं बोल सकता हूं कि माइटोसिस सेल डिवीजन एक ऐसा सेल डिवीजन होता है जिसमें पर्टिकुलरली जब एक सेल डिवाइड होता है तो सेम वैसा का वैसे ही जेनेटिक मटेरियल आगे के दो डॉटर सेल्स में आ जाते हैं। ये सेल है, इसके इसी सेल जैसे दिखने वाले बहुत सारे सेल्स बन गए, तो मैंने क्लोन्स बोल दिया। क्लोन क्योंकि इसी की तरह दिख रहे हैं। और मोनोक्लोन्स क्यों बोला है? तो मोनोक्लोन्स इसलिए बोला है क्योंकि ये एक ही सेल से बने, हाइब्रिडोमा से बने हुए। और ये जो सेल्स है, अब ये सेल्स क्या कर सकते हैं? तो ये सेल्स रैपिड डिवीजन कर सकते हैं और ये सेल्स अब एंटीबॉडीज बना सकते हैं। ये सेल्स क्या कर सकते हैं? एंटीबॉडीज बना सकते हैं। तो अब इन सेल को बोला जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये सेल को बोला जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्यों इन लोगों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोला जाता है? क्योंकि ये मोनोक्लोन्स है, एक सेल से बने हुए क्लोन्स है, और ये क्या कर सकते हैं? तो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस टाइप की प्रोसेस को, ये जो पूरी प्रोसेस अपन ने पढ़ी है, इसको बोला जाता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अब तुम लोग को पूरी कहानी बताता हूँ, खत्म, अपनी इतनी कहानी थी। ये जो मोनोक्लोन एंटीबॉडीज थी उनकी कहानी अपनी इतनी थी। तो क्या कहानी है मोनोक्लोन एंटीबॉडी की? समझते अपन। मैंने क्या किया, देखो, मैंने पता है एक कहानी तुम लोग को पहले ही बता दिया था। मैंने क्या कहानी बता दी थी तुम लोगों को कि वो जो मैंने घोड़े का सेरम लिया है, उस घोड़े के सेरम में सिर्फ एक एंटीबॉडी होनी चाहिए। और वो कौन सी एंटीबॉडी होनी चाहिए? वो वाली एंटीबॉडी होनी चाहिए जो एंटीवेनम हो, जो सांप के काटने से बचा सके। अगर इस घोड़े के सेरम में कोई दूसरी एंटीबॉडी रही, अगर इस घोड़े के सेरम में कोई दूसरी एंटीबॉडी रही और इसको मैंने डाल दिया इंसान के अंदर, तो ये एंटीबॉडी इंसान के लिए क्या बन जाएंगी? ये एंटीबॉडी बन जाएंगी इंसान के लिए एंटीजेन। और इंसान को क्या करना पड़ेगा? इसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए अपन लिख रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मतलब सिर्फ वो एंटीबॉडी अपने बॉडी के अंदर जाए जिसकी मेरे को जरूरत है, उसके अलावा कोई दूसरी एंटीबॉडी ना एंटर करे। तो ये प्रोसेस करने के लिए अपन ने ये सारी प्रोसेस समझी। तो क्या समझा? मैंने सबसे पहले माइलोमा सेल लिया। माइलोमा सेल्स आर द सेल्स ऑफ कैंसर और ट्यूमर सेल। ये कैंसरस सेल या ट्यूमर सेल के सेल्स होते हैं माइलोमा सेल्स। ये सेल्स जो होती है फटाफट रैपिड सेल डिवीजन करते हैं और बॉडी के बाहर भी सेल डिवीजन को कर सकते हैं कल्चर मीडियम में। तो क्या किया अपन ने? एक माइलोमा सेल ले लिया, इधर एक लिम्फोसाइट ले लिया। इस लिम्फोसाइट में एंटीजन प्रेजेंट था और मैंने पर्टिकुलर वो वाला एंटीजन डाल दिया जिसकी मेरे को जरूरत है, जिसके अगेंस्ट मेरे को एंटीबॉडी बनाना है। तो मैंने क्या कर दिया? इस लिम्फोसाइट में मैंने एक एंटीजन डाल दिया। मैंने डाल दिया लिम्फोसाइट में एक एंटीजन। अब क्या होगा? नॉर्मली क्या होता है, जब मेरे बॉडी में एंटीजन जाता है तो मेरे बॉडी में क्या होता है? मेरे बॉडी के जो लिम्फोसाइट्स है, ये लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाते हैं। तो मैंने क्या किया? एक एंटीजन डाल दिया लिम्फोसाइट के अंदर। अब ये एंटीजन जैसी लिम्फोसाइट के अंदर जाएगा तो लिम्फोसाइट के अंदर क्या बनेगा? एंटीबॉडी बनेगा। उससे पहले मैंने क्या किया? लिम्फोसाइट में एंटीजन डाल के माइलोमा सेल से फ्यूज कर दिया। क्यों फ्यूज कर दिया? अगर तुम लोग सोच रहे होंगे तो इसका रीजन बताता हूँ, ताकि इस लिम्फोसाइट में क्या प्रॉपर्टी आ जाए? रैपिड सेल डिवीजन करने की प्रॉपर्टी आ जाए बॉडी के बाहर भी। तो मैंने इसको फ्यूज कर दिया, प्रोडक्ट बन गया। मेरा प्रोडक्ट बन गया हाइब्रिडोमा। हाइब्रिडोमा अब एक ऐसा सेल है जो रैपिड सेल डिवीजन कर सकता है, बॉडी के बाहर भी सेल डिवीजन कर सकता है और ये अब एंटीबॉडी भी बना सकता है। और ये जो सेल्स जब सेल डिवीजन करेगा तो इस तरीके बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे और यहाँ पे जो सेल्स बनेंगे इनको मोनोक्लोन्स बोलेंगे। मोनोक्लोन्स आगे चल के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाएंगे और इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे अपन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक की तरफ अपन बढ़ते हैं। और अगला जो टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिकल, और इसका नाम है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी है इस टॉपिक का नाम, जीन थेरेपी। चलो समझते हैं जीन थेरेपी मतलब क्या होता है। तो तुम लोगों को पता है कि कई सारे जो लोग होते हैं, इंसान होते हैं, उन लोगों को जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। कई सारे जो इंसान होते हैं उन लोगों को क्या होते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। मतलब बचपन से ही जेनेटिक डिसऑर्डर, पेरेंट्स से डिसऑर्डर्स मिलते हैं। और क्या होता है जेनेटिक डिसऑर्डर? तो या तो किसी जीन में कोई प्रॉब्लम है या तो कोई जीन डिलीट हो गया है, ऐसा कुछ होता है जेनेटिक डिसऑर्डर में। अपन ने 5th चैप्टर में पढ़ा है ये सब कुछ। तो क्या होता है, कई लोगों को जीन में पहले से बाय बर्थ उन लोगों को फॉल्ट रहता है, फॉल्टी जीन्स रहते हैं उनके इसमें, या फिर जीन्स में कुछ डिसऑर्डर होता है।
तो जीन थेरेपी क्या है? तो जीन थेरेपी एक ऐसी मेथड है जिसमें अपन डिफेक्टिव जीन या फिर फॉल्टी जीन को करेक्ट कर सकते हैं और उस जीन को एक अच्छा जीन बना सकते हैं। What is gene therapy? तो मैं बोल सकता हूं कि gene therapy is a therapy in which we will correct the defective gene. अपन क्या करेंगे? ये एक ऐसी थेरेपी जिसमें अपन क्या करेंगे? एक डिफेक्टिव जीन को या एक फॉल्टी जीन को करेक्ट करने वाले। चलो देखते हैं अपन कैसे करेक्ट करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो जीन थेरेपी हुई थी उसके बारे में एक एग्जांपल बताता हूं तुम लोगों को। तो चलो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहली बार जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी देखा गया था, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो था, थेरेपी ये जो देखा गया था, ये देखा गया था 1990 में। ये कब देखा गया था? फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी देखा गया था 1990 में, और ये हुआ था एक 4 साल की लड़की को, 4 year old गर्ल। और ये किसमें देखा गया था? एक 4 साल की लड़की के अंदर ये देखा गया था। तो सबसे पहली बार ये जो जीन थेरेपी वाला कॉन्सेप्ट है, ये जीन थेरेपी वाला कॉन्सेप्ट देखा गया था, सबसे पहली बार देखा गया था 1990 में। और किसमें देखा गया था? ये देखा गया था एक 4 साल की बच्ची में, एक 4 साल की लड़की में देखा गया था। इस लड़की को, ये जो लड़की थी, इस लड़की को एक बीमारी थी जिसका नाम था ADA डिफिशियंसी। अब समझते हैं अपन इस बीमारी के बारे में, क्या होता है बीमारी, उसके बारे में समझते हैं अपन। तो ये जो लड़की थी, इस लड़की को एक बीमारी थी जिसका नाम था ADA डिफिशियंसी। और ADA डिफिशियंसी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन डीअमीनेस डिफिशियंसी। चलो तो ध्यान देंगे। अब मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ, ध्यान से सुनना और समझना तुम लोग। तो क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो जीन थेरेपी है, व्हाट इज जीन थेरेपी? तो जीन थेरेपी एक ऐसी मेथड है जिसमें अपन कोई भी पर्सन जिसके पास डिफेक्टिव जीन है, ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास डिफेक्टिव जीन है, जीन थेरेपी के हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं? उसके डिफेक्टिव जीन को सुधार सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो अपन समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो सबसे पहली बार जीन थेरेपी, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी देखा गया था 1990 में। ये देखा गया था एक 4 साल की लड़की में। क्या हुआ था? तो ये 4 साल की लड़की को एक डिसीज थी जिसका नाम था ADA डिफिशियंसी। मतलब इसको जो डिसीज था, इसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन डायअमीनेज डिफिशियंसी। अब ये एडिनोसाइन डायअमीनेज क्या है? तो एडिनोसाइन डायअमीनेज ये जो है, ये एक तरीके का एंजाइम है। ये क्या है? मेरे बॉडी में पाए जाने वाला एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इस एंजाइम का क्या काम है वो समझते हैं अपन। तो सबसे पहली चीज ADA एडिनोसाइन डायअमीनेज को एब्रिविएटेड फॉर्म, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको ADA लिखा जाता है, ये याद रख लेना तुम लोग। तो ये जो बच्ची थी 4 साल की लड़की, इसको प्रॉब्लम थी ADA डिफिशियंसी की। और ADA का फुल फॉर्म क्या है? तो ADA का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन डायअमीनेज, डीअमीनेज बोलते हैं इसको, डीअमीनेज, एडिनोसाइन डीअमीनेज। और डिफिशियंसी मतलब कमी। तो क्या होता है बताता हूं तुम लोगों को कि एडिनोसाइन डायअमीनेज या डीअमीनेज ये एक एंजाइम है। और ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम एक तरीके का प्रोटीन है। ये एंजाइम क्या है? ये एंजाइम एक तरीके का प्रोटीन है, ठीक है। तो तुम लोग को तो पता होना चाहिए कि बॉडी में अपने जो भी एंजाइम्स पाए जाते हैं, अपने बॉडी में मैक्सिमम जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? वो एक तरीके के प्रोटीन होते हैं, या वो एक प्रोटीन ही होते हैं। तो ये एंजाइम का काम क्या है? चलो इस एंजाइम का काम समझते हैं। तो मेरे बॉडी में बोन मैरो सेल्स होते हैं। मेरे बॉडी में क्या पाए जाते हैं? बोन मैरो सेल्स पाए जाते हैं। ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनोगे तुम लोग सभी लोग। तो अपने सभी इंसानों के लिविंग ऑर्गेनिज्म में, पर्टिकुलरली ह्यूमंस में, सभी ह्यूमंस में बोन मैरो सेल्स पाए जाते हैं। और ये बोन मैरो सेल्स आगे चल के कन्वर्ट होके बी सेल और टी सेल्स बनाते हैं, बी एंड टी सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान से सुनना क्या क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो तुमको पता होनी चाहिए या समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या बोला कि अपने बॉडी में बोन मैरो सेल्स होते हैं, बोन मैरो स्टेम सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आगे चल के कन्वर्ट होकर अपने बॉडी में बी सेल्स और टी सेल्स बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट बनाते हैं। और ये बी और टी सेल्स जो होते हैं, ये दी सेल्स, मैं लिख देता हूं, these cells are very important. These cells are very important for our immune system. और ये जो सेल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे इम्यून सिस्टम के।
मैं क्या बोला, मैंने बोला कि मेरे बॉडी में जो बोन मैरो के सेल्स है, दीज बोन मैरो सेल्स गेट कन्वर्टेड इनटू बी सेल्स एंड टी सेल्स, और ये जो बी और टी सेल्स है, बी और टी लिम्फोसाइट्स बोला जाता है, इनको बी एंड टी लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। बी और टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेरे इम्यूनिटी के लिए, मतलब मेरे इम्यून सिस्टम के ये कुछ इंपॉर्टेंट सेल है। तो क्या होता है मैं बताता हूं, इस बोन मैरो सेल्स को बी और टी सेल्स में कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम लगता है, और वो जो एंजाइम लगता है वो एंजाइम है एडीए। यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगता है, एडीए एंजाइम लगता है। ध्यान से सुनते जाओ, कहानी सुनो ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मजेदार कहानी है। कहानी क्या है, तो सबसे पहली बार जीन थेरेपी दिया गया था 1990 में 4 साल की एक लड़की को। क्या हुआ था इस 4 साल की लड़की को, तो इस 4 साल की लड़की को एक बीमारी थी, इस बीमारी का नाम था एडीए डिफिशियंसी। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, और एडीए का मतलब होता है एडिनोसाइन डीएमिनेज। तो इसको किसकी कमी थी, एडिनोसाइन डीएमिनेज नाम के एंजाइम की कमी थी। अब पहले तो अपन समझ लेते हैं इस एंजाइम का काम क्या होता है। तो ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। क्यों ये इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, क्योंकि ये बोन मैरो सेल्स को कन्वर्ट करता है बी एंड टी लिम्फोसाइट सेल में, और यही बी और टी लिम्फोसाइट सेल बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेरे इम्यून सिस्टम के लिए। मतलब मेरी इम्यूनिटी है, क्यों इम्यूनिटी है, क्योंकि मेरे पास बी और टी सेल्स है। अगर मेरे पास बी और टी सेल्स नहीं है मतलब मेरी कोई इम्यूनिटी नहीं है। और इस लड़की के साथ क्या हुआ था, ये जो पेशेंट थी, ये जो लड़की थी, ये लड़की के पास इम्यूनिटी बहुत वीक थी। क्यों इम्यूनिटी वीक थी, क्योंकि इसके पास ये एंजाइम नहीं था एडिनोसाइन डायमिनेज, और क्योंकि इसके पास ये एंजाइम नहीं था तो इस एंजाइम के नहीं होने के कारण बोन मैरो सेल्स बी और टी सेल नहीं बना पा रहे थे, और क्योंकि बोन मैरो सेल बी और टी सेल नहीं बना पा रहे थे तो क्या हुआ, इस बच्ची की इम्यूनिटी बहुत 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 कमजोर हो गई। इतनी कमजोर हो गई, तुम लोग को बताओ। अब एक चीज बताता हूं, जिस पर्सन की, अगर मैं बताता हूं, अगर किसी, मैंने लिखा अगर एक एक्स पर्सन है और इस एक्स पर्सन को मान लो एडीए डिफिशियंसी है, इस एक्स पर्सन को एडीए डिफिशियंसी है, अगर एक्स पर्सन को मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, तुम लोग को पता होना चाहिए कि अगर मेरे रूम की बात करूं तो मेरे रूम में अगर मैं कितना भी साफ कर लूं तो भी यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, मतलब कुछ वायरस होंगे, कुछ बैक्टीरिया होंगे, कुछ फंगस होंगे, या कुछ तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होंगे। कितना भी मैं इसको हाइजीन मेंटेन करूं तो भी यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, क्योंकि डस्ट उड़ रहा है, कुछ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, बाहर से आ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी वीक है तो थोड़े बहुत एकदम सबसे बेकार से बेकार जो पैथोजन है ना, वो बेकार से बेकार पैथोजन भी अगर उसके बॉडी के अंदर गए तो वो भी क्या कर देंगे, डिजीज कॉज कर देंगे उसको। ये चीज याद रखना तुम लोग। तो क्या बोला मैंने कि ये लड़की के पास एडीए डिफिशियंसी की बीमारी थी, मतलब इसके बॉडी में एडीए नहीं बन पा रहा था, और एडीए जो था ये क्या था, एक एंजाइम था। अब मैं बताता हूँ ये लड़की के बॉडी में एडीए क्यों नहीं बन पा रहा था। मैंने बोला कि ये जो एडिनोसाइन डीएमिनेज है, ये एडीए जिसको अपन लिख रहे हैं, ये एक एंजाइम है, और ये एंजाइम जो है ये क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है। इसका मतलब क्या, ये प्रोटीन किससे बना, तो मैं बोल सकता हूँ ये प्रोटीन बनाऊंगा आरएनए से, और ये आरएनए किससे बना, तो ये आरएनए बनाऊंगा डीएनए से। यही कहानी होती है अपनी। प्रोटीन कैसे बनता है, तो पहले डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन अगर नहीं बन रहा है उस लड़की के अंदर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि इस लड़की के अंदर ये एडिनोसाइन डीएमिनेज नाम का जो एंजाइम है, ये एंजाइम को बनाने वाला जीन जो है वो एब्सेंट है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इस लड़की के अंदर, अब मैं बोल सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, द gene which is responsible for the formation of ADA is absent in that girl। मतलब उस लड़की में क्यों नहीं बन पा रहा था एडीए, वो एडीए इसीलिए नहीं बन पा रहा था, ये चेक करके देखा गया कि वो लड़की में वो एडीए क्या है, एडिनोसाइन डीएमिनेज, ये क्या है, एक एंजाइम है। और एंजाइम मैक्सिमम एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। मतलब मेरे बॉडी में प्रोटीन कैसे बनेगा, जब डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तभी जाके प्रोटीन बनेगा। डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। अगर
अगर मेरे पास वो जीन एब्सेंट है या जीन वो डिलीट है, जीन है ही नहीं उसके बॉडी में, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एडीए इज एब्सेंट इन दैट गर्ल। उस लड़की में वो जीन एब्सेंट था जो क्या बनाता था, एडीए बनाता था, और इस जीन के एब्सेंट होने के कारण ही इस लड़की में ये एंजाइम नहीं बन पाया, और क्योंकि इसमें ये एंजाइम नहीं बन पाया तो इस लड़की के बॉडी में बी और टी सेल्स नहीं बन पाए, और बी और टी सेल्स नहीं बन पाए तो इसका क्या हो गया, इस लड़की की इम्यूनिटी बहुत 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 कमजोर हो गई, जिसको बोला जाता है SCID, स्किड। स्किड करके एक डिसीज है, देखते हैं स्किड मतलब होता क्या है। तो स्किड का मतलब होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। मतलब ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पर्सन के पास इम्यूनिटी नहीं होती है। क्यों इम्यूनिटी नहीं होती, क्योंकि उसके बोन मैरो सेल्स बी और टी सेल्स नहीं बना पाते हैं। तो स्किड इज अ कंडीशन वेयर, इसको बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास क्या नहीं है, जिसके पास कुछ भी इम्यूनिटी नहीं है। चलो तो अब अपन देखते हैं कि क्या तरीका है, अपन इस बच्चे में क्या किया गया। वो 4 साल की लड़की जिसके पास में बी और टी सेल नहीं बन रहे, अब उस लड़की में क्या किया। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को बताता हूं क्या किया, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या किया, तो वो लड़की का सबसे पहले ब्लड लिया और ब्लड से लिम्फोसाइट को आइसोलेट कर लिया। सबसे पहले क्या किया, तो वो लड़की का ब्लड लिया और उस ब्लड में से क्या किया अपन ने, लिम्फोसाइट को आइसोलेट कर दिया। तो मैं बोलूंगा दिस इज लिम्फोसाइट ऑफ द पेशेंट। ये किसका लिम्फोसाइट है, ये पेशेंट का लिम्फोसाइट है। सबसे पहले क्या किया, वो जो बच्ची थी, जिस बच्ची को ये प्रॉब्लम थी, अपन देख रहे हैं एडीए डिफिशियंसी के बारे में, अपन लोग यहाँ पे देख रहे हैं एडीए डिफिशियंसी के बारे में। तो वो अपन बात कर रहे हैं उस बच्ची की जिसको ये प्रॉब्लम था, इसको एडीए डिफिशियंसी की प्रॉब्लम थी। एडीए डिफिशियंसी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या किया, तो सबसे पहले क्या किया, उस लड़की का लिम्फोसाइट लिया। अब लिम्फोसाइट ले लिया उस लड़की का। इस लिम्फोसाइट में पता है क्या किया, तो इस लिम्फोसाइट में एडीए जीन को डाल दिया। इसमें क्या डाल दिया, इसमें डाल दिया एडीए जीन। मैंने क्या बोला था, वो लड़की में एंजाइम नहीं बन पा रहा था, उस लड़की में एडीए नाम का एंजाइम नहीं बन पा रहा था। डू नॉट सिंथेसाइज मैं लिख दूंगा, डू नॉट सिंथेसाइज नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं लिख दूंगा जीन फॉर दिस एंजाइम वॉज एब्सेंट। मतलब इस एंजाइम के लिए जो जीन था वो जीन नहीं, एब्सेंट था, वो जीन नहीं था। तो क्या किया इन लोगों ने, लड़की का, उस बच्ची का लिम्फोसाइट निकाला बाहर। लिम्फोसाइट कैसे निकाला, तो पहले ब्लड लिया और ब्लड से लिम्फोसाइट आइसोलेट कर लिया। अब ब्लड से लिम्फोसाइट निकाल लिया बाहर, और इस लिम्फोसाइट में एडीए जीन ले लिया। क्या ले लिया, एक बाहर से एक अच्छा हेल्दी पर्सन का एडीए जीन ले लिया, और एडीए जीन को विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस नाम का वेक्टर, यहाँ पे रेट्रोवायरस नाम का वेक्टर लिया, और रेट्रोवायरस नाम के वेक्टर के हेल्प से इस एडीए जीन को किसके अंदर डाल दिया, इस लिम्फोसाइट के अंदर डाल दिया। ध्यान से सुनो, कहानी बहुत इजी है, थोड़ा बहुत ध्यान दोगे, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, पूरी कहानी तुमको ही समझ में आ जाएगी। क्या हो रहा था, तो वो जो बच्ची थी, वो जो लड़की थी, उसके पास एडीए नाम का एंजाइम नहीं बन पा रहा था। क्यों उसके पास एडीए नाम का एंजाइम नहीं बन पा रहा था, देखो मैंने बताया मैक्सिमम एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और ये प्रोटीन किससे बनते हैं, आरएनए से बनते हैं। आरएनए किससे बनता है, डीएनए से बनता है। अगर बॉडी में वो डीएनए है ही नहीं जो इस प्रोटीन को कोड करता है, तो क्या वो प्रोटीन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो वो लड़की में वो डीएनए सेगमेंट था ही नहीं जो वो एडीए नाम का एंजाइम बना सके। तो क्या हुआ, वो लड़की में एडीए नाम का एंजाइम बना ही नहीं। तो क्या किया इन लोगों ने, सबसे पहले लड़की का लिम्फोसाइट ले लिया, लिम्फोसाइट में एडीए जीन डाला विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। अब एडीए जीन चले गया इस लिम्फोसाइट के अंदर, और फिर इन लोगों ने क्या किया, तो इस ट्रांसफॉर्म्ड लिम्फोसाइट, मतलब अब इस लिम्फोसाइट को किसके अंदर डाल दिया, अब इस लिम्फोसाइट को वापस डाल दिया उस पेशेंट के अंदर, उस बच्ची के अंदर इस लिम्फोसाइट को वापस डाल दिया। जैसे ही अपन क्या करेंगे, जैसे ही अपन इस लिम्फोसाइट को उस पेशेंट के अंदर डालेंगे, तो पेशेंट के अंदर लिम्फोसाइट गया, लिम्फोसाइट के अंदर अब वो वाला जीन है एडीए वाला जीन। अब ये एडीए वाला जीन क्या करेगा, तो ये एडीए वाला जीन अब यहाँ पे इस पेशेंट के अंदर एडीए प्रोड्यूस करेगा।
बट ये जो मैं तुम लोग को पूरी प्रोसेस बताया ना, ये वाली क्या किया कि अपन ने पहले एक बच्ची का लिम्फोसाइट लिया, लिम्फोसाइट लेने के बाद अपन ने उसमें एडीए जीन डाला रेट्रोवायरस के हेल्प से, और फिर ये लिम्फोसाइट को अपन ने पेशेंट के अंदर डाला और पेशेंट के अंदर एडीए बनने लगा। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है टेम्पररी प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बोला जाता है टेम्पररी प्रोसेस। अब तुम लोग सोच रहे होंगे क्यों मैंने इसको टेम्पररी बोला, टेम्पररी प्रोसेस क्यों बोला इसको, तो मैं बताता हूं तुम लोगों को। देखो, लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन होता है, लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन होता है, और लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत कम दिन का होता है। तो जब मैं इसमें इस पेशेंट के अंदर लिम्फोसाइट डालूंगा, तो जब तक के लिम्फोसाइट मैंने डाले हैं, जब तक के लिम्फोसाइट प्रेजेंट रहेंगे, तब तक के इसके पेशेंट के अंदर क्या बनते रहेगा, एडीए नाम का एंजाइम बनता रहेगा। और एडीए नाम का एंजाइम बनता रहेगा तो बोन मैरो सेल कन्वर्ट होकर बी और टी सेल बनाएंगे। इस बच्ची की इम्यूनिटी चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी, अच्छी बनती रहेगी। बट एक टाइम आएगा कि ये लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा, इस लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा, और ये सारे लिम्फोसाइट जो मैंने उस पेशेंट के अंदर डाला था, वो लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या डेड हो जाएंगे, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन खत्म हो गया। तब क्या होगा, तो ये जो इसीलिए मैंने इस प्रोसेस को बोला था, ये जो प्रोसेस है, ये कैसी प्रोसेस है, टेम्पररी प्रोसेस है। उस पेशेंट को बार बार रेगुलर इंटरवल पे, जैसे मैंने आज डलवाया तो डॉक्टर बोल देगा कि 15 दिन बाद तुमको आना है, 15 दिन बाद आना ही पड़ेगा उस पेशेंट को वापस फिर से ये लिम्फोसाइट उसके बॉडी में डलवाने के लिए, और उस पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और रेगुलर बेसिस पे ये पूरा प्रोसेस करवाना पड़ेगा, तभी जाके उसकी इम्यूनिटी बनी रहेगी और वो पर्सन जिंदा रहेगा। नहीं तो अगर उसने पता है एक बार भी अगर मिस किया तो उसको कोई भी डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है। बोलो समझा क्या हाँ या नहीं, बोलो फटाफट बोलो, समझा क्या तुम लोगों को? समझा है सभी लोगों को? बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों को समझा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन एक और चीज बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना। इसका पता है, इसके और दो चीज बता रहा हूं मैं, इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड दो चीज बता रहा हूं। तो ये जो अपन ने देखा था, ये कैसा सॉल्यूशन देखा है, ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन देखा है, या फिर टेम्पररी प्रोसेस है ये। क्यों टेम्पररी बोल रहा हूं? क्योंकि पेशेंट को बार बार जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, जाना पड़ेगा। अगर पेशेंट डॉक्टर के पास बार बार नहीं जाएगा, जैसे मान लो मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास कोई पेशेंट आया, उसको एडीए डिफिशियंसी है, मैंने आज दे दिया उसको जीन, ये लिम्फोसाइट डाल दिया उसकी बॉडी के अंदर, और फिर मैंने उसको बोला कि तेरे को एग्जैक्ट 20 दिन के बाद आना है। अगर वो 20 दिन बाद नहीं आता है, या एक भी बार अगर इस प्रोसेस को मिस करता है, तो क्या होगा, उसके बॉडी के लिम्फोसाइट नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और क्या होगा, तो वो पर्सन, ध्यान से सुनो सभी लोग, वो पर्सन पता है, वो पर्सन अब वो पर्सन की इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाएंगी। तो जो सबसे कमजोर पैथोजन भी जो होगा ना, जो सबसे कमजोर वायरस भी होगा, वो वायरस भी अगर उसके बॉडी के अंदर जाएगा, तो वो वायरस भी उस पर्सन को डिसीज कॉज कर देगा। तो ये जो प्रोसेस हुई, ये क्या हुई, एक टेम्पररी प्रोसेस हुई। दूसरी प्रोसेस बताता हूं, दूसरी प्रोसेस भी जो मैं बता रहा हूं ना, ये भी एक टेम्पररी प्रोसेस है, ऐसा देखा गया है, टेम्पररी प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस होती है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अगली प्रोसेस क्या है, अगली प्रोसेस है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो नेक्स्ट प्रोसेस, एक प्रोसेस तो ये हो गई, ये वाली जो मैंने तुम लोग को बताया कि अपन क्या करेंगे, उस पेशेंट का लिम्फोसाइट लेंगे, लिम्फोसाइट में अपन बाहर से एडीए जीन डाल देंगे विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। एडीए जीन चले गए लिम्फोसाइट में, अब इस लिम्फोसाइट को वापस डाल देंगे पेशेंट के अंदर। फिर क्या करेंगे, तो पेशेंट के अंदर वापस एडीए बनना चालू हो जाएगा, चलेगा। पर ये जो प्रोसेस है, ये कैसी प्रोसेस है, टेम्पररी प्रोसेस है, कुछ टाइम तक की प्रोसेस चलेगी। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट खत्म हो जाएंगे, कुछ दिनों बाद उनकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगी। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से जाना डॉक्टर के पास, फिर से ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये एक टेम्पररी प्रोसेस हो गई। दूसरी एक और प्रोसेस है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बट बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी एक टेम्पररी प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, एक हेल्दी पर्सन का बोन मैरो निकाल के इस डिफेक्टिव जो पेशेंट है या पेशेंट के अंदर ये बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ये जो मैंने दोनों प्रोसेस बताई, एक ये वाली प्रोसेस और ये वाली प्रोसेस, ये कैसी प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस टेम्पररी प्रोसेस है। इससे पेशेंट को परमानेंट क्योर नहीं मिलने वाला है। अब मैं बताता हूँ परमानेंट क्योर के बारे में, बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब परमानेंट क्योर पता है कब होता है, अब अगर मान लो वो जो पर्टिकुलर क्या बोलना चाहिए, वो जो पर्टिकुलर जिसको भी ये डिसीज है,
अगर उस पर्सन के एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर अपन ये प्रोसेस कर दे, ये वाली प्रोसेस क्या कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपन ने लिम्फोसाइट एंटर किया, एक ऐसा लिम्फोसाइट एंटर किया जो कैसा हो, जिसके अंदर एडीए जीन हो। अगर अपन ने ये प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही परफॉर्म कर दी तो क्या होगा, वो एक क्योर हो जाएगा, मतलब वो एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको मैं बोलूंगा परमानेंट सॉल्यूशन। ये हो जाएगा एक परमानेंट सॉल्यूशन कि अगर मैं किसी पर्सन के एडीए डिफिशियंसी नाम की बीमारी को पूरी तरीके से नष्ट करना चाहता हूं या खत्म करना चाहता हूं, तो कब कर पाऊंगा, जब वो पर्सन एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब जब वो बच्चे का जस्ट जन्म हुआ ही है, मतलब जायगोट बना है और जायगोट से एम्ब्रियो बना है, और एम्ब्रियो जो बना है पता है क्या होता है, जो कई लोग, अपन लोग तो इतना नहीं करते, बट जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो लोग एम्ब्रियो को भी, जो बहुत रईस लोग हैं वो लोग एम्ब्रियो का भी पता है क्या करते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखते हैं कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो रहा है, उसके हाथ पैर कैसे आ रहे हैं, एम्ब्रियो में कैसी कैसी बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है, इवन चेक करते हैं कि क्या वो एम्ब्रियो सही है या नहीं है। तो उस वक्त अगर अपन ने, जब जायगोट बना है, जायगोट बनने के बाद जो एम्ब्रियो बना है, उस वक्त अगर अपन ने ये प्रोसेस को कर ली तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो एक अर्ली स्टेज है, वो बहुत एकदम जायगोट बनने के बाद की स्टेज है। अगर उस वक्त ये प्रोसेस कर ली तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर जन्म के बाद कभी भी ये प्रोसेस की तो फिर वो एक परमानेंट प्रोसेस नहीं है या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। कि मान लो मेरे को मान लो एडीए डिफिशियंसी है, मेरे बॉडी में एडीए नहीं बन पा रहा है, मेरी बॉडी में वो जीन नहीं है एडीए बनाने वाला, तो क्या करूंगा, मैं डॉक्टर के पास हर 15 दिन, हर 20 दिन या हर 1 महीने में जाऊंगा। वो मेरे को क्या करेगा, मेरा खुद का लिम्फोसाइट निकालेगा, उसमें वो एडीए वाला जीन डालेगा, फिर रेट्रोवायरस के हेल्प से, और फिर वो लिम्फोसाइट मेरे वापस अंदर डाल देगा और बोल देगा फिर से 1 महीने बाद आना, फिर से 1 महीने बाद आना, फिर से 1 महीने बाद आना। तो वो कंटिन्यूअस लाइफ टाइम ये मेरे को हर 1 महीने में उसके पास जाना पड़ेगा।